कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 से, जहां पर्शियन महासागर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जहाज नजर आता है जिसका नाम एंटोनिया ग्राजा है। इस जहाज पर कुल 600 मुसाफिर सवार हैं जो न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं। जहाज पर एक जबरदस्त पार्टी चल रही है जहां एक बहुत खूबसूरत गुलकारा गाना गा रही है और सब लोग उसके गाने का मजा लेकर नाच रहे हैं। हर कोई बहुत खुश लग रहा है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि चंद लम्हों में उनके साथ कुछ इतना खौफनाक होने वाला है जिसकी तस्वुर से भी रूह कांप जाए। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी इंजन रूम से एक लीवर ऊपर की तरफ खींचता है। लीवर खींचते ही एक तेज धार वाला तार कसकर फैल जाता है और सब लोगों के जिस्म से गुजर जाता है। पलके झपकते ही सबके जिस्म दो हिस्सों में तकसीम होने लगते हैं। ये एक बहुत दर्दनाक मंजर है जहां चारों तरफ सिर्फ खून ही खून फैल जाता है। एक छोटी बच्ची जिसका नाम केटी है वो बच जाती है क्योंकि उसकी लंबाई कम थी, इसलिए तार उसके सर के ऊपर से गुजर जाता है। इसके बाद कहानी 40 साल आगे बढ़ती है जहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक टग बोट से एक बड़े जहाज को खींच कर ले जा रहे हैं। अचानक वो पुराना जहाज डूबने लगता है। ये देखकर ग्रुप का लीडर अपनी टीम की एक रुकन मर्फी को उस पुराने जहाज पर भेजता है ताकि वो उस तार को काट दे जो उन्हें जोड़ रहा है, वरना अगर पुराना जहाज डूबा तो उनकी टग बोट भी साथ डूब जाएगी। मर्फी जब पुराने जहाज पर पहुंचती है तो पता चलता है कि नीचे की तरफ एक बड़ी दरार है जिससे पानी तेजी से भर रहा है और 5 मिनट में जहाज डूब जाएगा। वो ये बात अपने लीडर को बताती है। लीडर उसे हुक्म देता है कि तार काट दो और जल्दी से हमारी बोट पर वापस आ जाओ क्योंकि हम इस जहाज को छोड़ कर जा रहे हैं। तभी टीम के 2 और अरकान मर्फी के पास पहुंच जाते हैं और उसे बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन इस जहाज को ढूंढने में उन्हें 3 महीने लगे थे, इसलिए मर्फी उसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहती। वो जहाज बचाने के लिए पानी में कूद पड़ती है। ये देखकर ऊपर वाले दोनों साथी भी औजार लेकर उसके पीछे कूद जाते हैं। तीनों मिलकर जैसे तैसे दरार को वेल्ड करके जहाज को डूबने से बचा लेते हैं। फिर वो इस जहाज को बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं और लीडर वो पैसा सब में बराबर बांट देता है। यहीं पर जैक नामी एक आदमी उन पर नजर रखे हुए था और उनकी बातें सुन रहा था। उसे पता चल जाता है कि ये लोग समुद्र में गुम हो चुके जहाजों को ढूंढकर बेचते हैं और कमाते हैं। जैक उनके पास आता है और लीडर को एक ऐसे जहाज के बारे में बताता है जिसमें खजाना छुपा है। वो वही जहाज था जो 40 साल पहले एक अनजान आदमी ने लीवर खींचकर सबको मार दिया था। लीडर ने भी इस गुमशुदा एंटोनिया ग्राजा के बारे में सुना था। लीडर कहता है कि बहुत से लोग इसे ढूंढ चुके हैं लेकिन कभी नहीं मिला। जैक कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ है, अगर हम उसे लाकर बेचें तो रातों रात अमीर हो जाएंगे। पैसों का नाम सुनते ही सब तैयार हो जाते हैं और अगले दिन टग बोट लेकर निकल पड़ते हैं। कई दिनों के सफर के बाद वो समुद्र के एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं जहां टीम के एक रुकन को जहाज का सिग्नल मिलता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर वो बहुत बड़ा जहाज नजर आता है, वही जो 40 साल से गुम था। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि बेचकर माला माल हो जाएंगे। लीडर 2 लोगों को टग बोट पर छोड़ता है और कुछ साथियों के साथ पुराने जहाज में जांच के लिए जाता है। अंदर जाते ही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं जिससे सब घबरा जाते हैं। लीडर उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। आवाज का पीछा करते वो एक बड़ी घड़ी के पास पहुंचते हैं जहां घड़ी की सुई चल रही है। अचानक वो रुक जाती है। ये देखकर उन्हें कुछ गलत लगता है। आगे बढ़ते हुए जहाज अंदर से मुकम्मल तौर पर तबाह नजर आता है। सब चीजें टूटी हुई, लोहे में जंग लगी। चलते चलते एक साथी फर्श टूटने से गिरने वाला होता है। मर्फी उसे पकड़ लेती है। नीचे खींचते हुए मर्फी को एक लड़की दिखाई देती है, वही जो 40 साल पहले बच गई थी, लेकिन 40 साल बाद भी वो वैसी ही लग रही है, मतलब वो रूह है। मर्फी दोबारा देखती है तो लड़की गायब। साथी को ऊपर खींचते हैं। मर्फी सोचती है कि सच था या वहम। वो डर जाती है। जहाज बड़ा होने से वो और तलाश करते हैं और मरकजी केबिन में पहुंचते हैं जहां एक डिजिटल घड़ी मिलती है। सब उलझन में, क्योंकि 40 साल पहले ऐसी घड़ियां नहीं थी, मतलब कोई पहले आ चुका है। फिर वो टग बोट पर वापस आते हैं। लीडर फैसला करता है कि कल इसे बांध कर ले जाएंगे। सुबह पता चलता है कि जहाज में बड़ा सुराग है, पानी भर रहा है। लीडर कहता है कि ऐसे में बांध कर ले जाना मुश्किल, वजन ज्यादा है। सोचते हैं पहले सुराग बंद करें, पानी निकालें, फिर ले जाएं। सब मुत्तफिक कुछ मरम्मत में लग जाते हैं, कुछ खजाना ढूंढने में। मर्फी स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है। पूल पर गोलियों के निशान देखकर हैरान। ऊपर आते हुए फिर वो लड़की नजर आती है। मर्फी डरकर पूल में गिर जाती है। सर लगता है, खून निकलता है, लेकिन पूल खून सोख लेता है। ऊपर देखती है तो लड़की गायब। जैक आ जाता है। जैक उसे बाहर निकालता है। मर्फी कहती है कि अभी लड़की देखी। जैक कहता है वहम होगा। दोनों जाते हैं तो पूल खून से भर जाता है। इधर लीडर कैप्टन के कमरे में जाता है। कमरा बुरी हालत में, कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेज पर शराब की बोतल और गिलास में ड्रिंक बनी हुई, जैसे कोई अभी पिया हो। गिलास उठाता है तो आईने में पुराने कैप्टन की अक्स दिखाई देती है। डर कर गिलास गिरा देता है और भागता है। सबके साथ अजीब वाक्य हो रहे थे। टीम का एक रुकन मार्क उसे जहाज पर एक खातून गुलकारा की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए जहाज के ग्राउंड इलाके में पहुंचता है जहां वो गुलकारा मौजूद होती है। ये वही गुलकारा थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दूसरी तरफ मर्फी और जैक आगे बढ़ते हुए लॉन्ड्री रूम से बाहर जाने वाला गेट खोलते हैं तो अंदर जमा पानी उन पर आ जाता है जिसमें कई लाशें थी। मर्फी और जैक डरकर आगे बढ़ते हैं। आगे केबिन का दरवाजा खुलता है। अंदर जाते हुए जैक को एक लग्जरी कार मिलती है जिसे देखकर वो
खुश होता है, लेकिन मर्फी को यहाँ कुछ गलत लगता है, इसलिए वो जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी। तभी दूसरे कमरे से उन्हें कुछ हिलता हुआ नजर आता है। जब दोनों इसके करीब आते हैं और इस पर रखा सामान हटाते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती, क्योंकि वहाँ सोने से भरा एक बॉक्स पड़ा था। ये देखकर मर्फी अपने बाकी साथियों को फौरन बुला लेती है और जब सब यहाँ पहुँचते हैं तो सामान हटाने पर इन्हें इसी तरह के 9 बॉक्स मिलते हैं और हर बॉक्स में 28 सोने की प्लेटें पड़ी हुई थी, जिसे देखकर सबकी खुशी की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि वो सब रातों रात अमीर हो गए। इतना बड़ा खजाना ढूंढने के बाद वो फैसला करते हैं कि इस जहाज को यहीं छोड़ देंगे और सिर्फ सोना लेकर जाएंगे। इसके बाद वो सारा सोना अपनी टग बोट पर रख देते हैं और अब वो यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। टग बोट चलाने वाला कैप्टन बोट शुरू करने के लिए इंजन साफ करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि टग बोट में रखा सिलेंडर का वॉल्व खुद बहुत खुल जाता है, जिससे हवा में गैस फैलने लगती है। इधर मर्फी एक बार फिर उस लड़की को देखती है जो उसकी तरफ तेजी से भागती हुई आ रही होती है, जैसे वो मर्फी को कुछ बताना चाहती हो, लेकिन तभी कोई उसे पकड़कर नीचे धकेल देता है और जैसे ही टग बोट का कैप्टन इंजन ऑन करता है तो सिलेंडर से निकली गैस की वजह से पूरी बोट में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें टग बोट का कैप्टन मर जाता है। अब वो लोग समंदर के बीचों बीच एक सुनसान जहाज पर फंस चुके थे। सब लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास जो यहाँ से निकलने का जरिया था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। उनका एक साथी जिसका नाम मार्क है, वो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देखकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि 2 हफ्तों बाद उनकी शादी होनी थी और अब उसे लगता है कि वो कभी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। परेशानी में मार्क वहाँ पड़ी कई साल पुरानी शराब पीने लगता है। दूसरी तरफ मर्फी भी उलझन में है कि उसे बार बार वो लड़की क्यों दिखाई दे रही है, इसलिए मर्फी उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करती है। वो जहाज के डेटा में मुसाफिरों के नाम चेक करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जो लड़की उसे दिखाई दे रही है उसका नाम केटी है। तलाश करते हुए वो केटी के कमरे तक पहुंच जाती है, जहां अलमारी का दरवाजा खोलते ही उसे केटी का ढांचा मिल जाता है, जिसे देखकर मर्फी बहुत डर जाती है। फिर जैसे तैसे खुद को संभालती है और इस ढांचे के गले में लटका लॉकेट उतार कर देखती है, जिसमें उस छोटी लड़की के वालिदैन की तस्वीर थी जो इसके पीछे ही खड़े थे। उसे देखकर मर्फी को एक जोरदार झटका लगता है। केटी कहती है कि ये लॉकेट बंद मत करना, क्योंकि बहुत सालों बाद मैं अपने माँ बाप को देख रही हूँ। मर्फी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक मरने वाली लड़की से बात कर रही है, लेकिन जब वो लॉकेट केटी के हाथ में देने लगती है तो लॉकेट केटी के हाथ से आर पार चला जाता है और अब जाकर मर्फी को यकीन होता है कि ये लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक रूह है। केटी मर्फी को बताती है कि इस जहाज पर और भी बहुत सी रूहें कैद हैं और वो रूहें यहाँ से आजाद नहीं हो सकती जब तक इस आदमी को न मारा जाए जो लोगों की रूहों को यहाँ कैद करता है। मर्फी केटी से पूछती है कि कौन है वो आदमी जिसने तुम्हें और बाकी रूहों को यहाँ कैद कर रखा है। केटी जैसे ही मर्फी को इस आदमी के बारे में बताने वाली होती है तभी अचानक छत से कुछ अजीब कीड़े निकलने लगते हैं, जिसे देखकर केटी बहुत डर जाती है और वो मर्फी से कहती है कि जल्दी से इस जहाज से निकल जाओ वरना तुम लोग मारे जाओगे। इसके बाद केटी गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क पूरी बोतल पीकर उसे चक्कर आने लगते हैं। उसके इर्द गिर्द पड़े सब मेज और कुर्सियां हिलने लगती हैं। देखते देखते सब कुछ ठीक होकर नया हो जाता है और 40 साल पहले जो लोग इस जहाज में मारे गए थे वो दोबारा मार्क के सामने जिंदा खड़े हो जाते हैं। मार्क बीच में खड़ा था, जिसके चारों तरफ लोग इसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। शुरू में तो मार्क को भी कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये सब शराब का कमाल है। अगले ही लम्हे वो गुलूकारा मार्क के करीब आ जाती है और वो मार्क के साथ करीब होने लगती है। गुलूकारा मुकम्मल तौर पर मार्क को अपने बस में करके उसके पीछे लगा देती है। मार्क भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे जाने लगता है। बेवकूफ मार्क को पता ही नहीं चलता कि ये गुलूकारा उसे एक जाल में फंसा रही है। वो गुलूकारा फर्श के किनारे पर खड़ी होकर मार्क को बुलाने लगती है। मार्क इस गुलूकारा को हासिल करने के चक्कर में फर्श से नीचे गिरकर मर जाता है। इधर हमें टीम का लीडर दिखाया जाता है जो इस पुराने जहाज के कैप्टन के कमरे में बैठा होता है। तभी वो देखता है कि शराब की बोतल खुद ब खुद सरकने लगती है। कुछ देर बाद उसके सामने इसी जहाज के कैप्टन की रूह आ जाती है। ये देखकर टीम का लीडर बहुत घबरा जाता है। तब जहाज का कैप्टन उसे ग्लास में शराब डालकर पीने को देता है। साथ ही वो उसे एक तस्वीर देता है जिसमें एक जहाज होता है जिसका नाम लॉरेली है। कैप्टन बताता है कि सालों पहले हमारे पास एक आदमी आया था जिसने हमें लॉरेली जहाज के बारे में बताया था। उसने कहा कि लॉरेली जहाज में बहुत बड़ा खजाना छिपा है। जब हमने लॉरेली जहाज को बचाया तो हमें वाकई वो सारा खजाना मिला। कैप्टन टीम के लीडर को एक दूसरी तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि ये वो आदमी है जिसने हमें लॉरेली जहाज के बारे में बताया था। टीम का लीडर इस आदमी की तस्वीर देखकर उसके गले में सांस अटक जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था और ये तस्वीर 40 साल पुरानी थी। 40 साल गुजरने के बाद भी उसकी उम्र में कोई तब्दीली नहीं आई। वो तस्वीर में बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा 40 साल पहले दिखता था। अब टीम का लीडर समझ जाता है कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है और ये सब समझते ही टीम का लीडर जल्दी से अपनी टीम को इस जहाज से निकालना चाहता था। वो जल्दी से अपने साथियों को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने उसका वही साथी आ जाता है जो धमाके में मर गया था। दरअसल ये धमाके में मरने वाले आदमी की रूह थी जो टीम के लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लीडर इससे खुद को बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी उसके सामने मर्फी आ जाती है। अब धमाके में मरने वाले आदमी की रूह तो गायब हो जाती है, लेकिन टीम के लीडर को मर्फी का चेहरा इसी धमाके में मरने वाले साथी जैसा दिख रहा होता है जो कुछ देर पहले भूत बनकर उसके पीछे आया था। इसलिए टीम का लीडर मर्फी को भूत समझकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन मर्फी खुद को बचाने के लिए उसके पैर को जख्मी कर देती है। लेकिन इससे टीम के लीडर को ज्यादा नुकसान नहीं होता। वो दोबारा मर्फी पर हमला करने के लिए खड़ा होता है। इससे पहले कि वो मर्फी को मार पाए तभी पीछे से जैक आकर लीडर को लोहे की रोड से सर पर मारकर बेहोश कर देता है। जैक वही आदमी है जिसने इन सबको यहाँ लाया था। पूरी टीम में सिर्फ टीम के लीडर को ही पता चल चुका था कि
कि जैक को इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है, और जैक को भी समझ आ गया था कि टीम के लीडर को मेरी सारी सच्चाई मालूम हो गई है। इसलिए वो टीम के लीडर को अपने रास्ते से हटाने के लिए सबको इसके खिलाफ भड़काता है। वो कहता है कि अगर ये दोबारा होश में आ गया तो ये हम में से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। सबको जैक की बात ठीक लगती है, इसलिए ये लोग अपने लीडर को एक टैंक में फेंक देते हैं। अब यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता न मिलने पर ये लोग प्लान के मुताबिक जहाज की मरम्मत के काम में लग जाते हैं। जल्दी ही जहाज में जिस सुराख से पानी अंदर आ रहा था उस सुराख को ये लोग वेल्ड कर देते हैं और पंप की मदद से जहाज के अंदर जमा पानी बाहर निकालने लगते हैं। मर्फी देखती है कि इनका एक साथी जिसका नाम मार्क है वो कहीं नहीं दिखाई देता, इसलिए मर्फी उसे ढूंढने निकल पड़ती है। तभी उसके सामने उस लड़की की रूह एक बार फिर आ जाती है जो उसे दिखाती है कि तुम जिस आदमी को ढूंढ रही हो वो मर चुका है। ये मार्क था जो गुलकारा को हासिल करने के चक्कर में मर गया। और अब ये लड़की मर्फी के कंधे पर हाथ रखकर उसे 1962 की उस रात में ले जाती है जब सब जहाज में मारे गए थे। उस रात जहाज पर मौजूद सब लोगों को बहुत बेरहमी से मारा गया था और ये सब एक ग्रुप कर रहा था जिसका मकसद जहाज पर मौजूद सारा सोना चोरी करना था। इन लोगों ने कुछ लोगों को खाने में जहर मिलाकर मार दिया, कुछ को तार से काटकर 2 टुकड़े कर दिए और कुछ को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इनके कहर से केटी भी नहीं बच सकी। उन्होंने केटी को उसके कमरे में ले जाकर फांसी पर लटका दिया। इन सब के पीछे वही गुलकारा थी जिसने सोना लूटने के लिए पूरा प्लान बनाया था और अपने लोगों की मदद से उसने जहाज पर मौजूद सब लोगों को मार दिया। अब सारा सोना उनके कब्जे में था। जहाज का अफसर भी गुलकारा से मिला हुआ था। गुलकारा के एक इशारे पर वो अपने ही साथियों को मार देता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है गुलकारा उसे भी गोली मार देती है। गुलकारा जो लगता है कि सारा सोना अब उसका हो चुका है क्योंकि जहाज पर मौजूद सब लोग मर चुके थे। लेकिन यही दाखिला होता है एक ऐसे आदमी का जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था और वो लोहे की जंजीर से गुलकारा को लटकाकर मार देता है। मर्फी केटी की मदद से ये सब देख रही होती है और तभी वो इस खेल के मास्टरमाइंड को भी देख लेती है, जिसे देखकर मर्फी हैरान रह जाती है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक है जो उन्हें सोने का लालच देकर यहाँ लाया था। क्योंकि जहाज में सुराख हो चुका था और जहाज आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब रहा था, इसलिए जहाज को बचाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो जहाज को डूबने से बचा सके। इसलिए जैक ने चालाकी से इन्हें यहाँ लाया। अब जहाज मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था, इसलिए जैक को अब इन लोगों की कोई जरूरत नहीं थी और अब वो इन सब को भी मार देगा। ये सब समझते ही मर्फी को याद आता है कि हमने जैक की बातों में आकर अपने लीडर को टैंक में बंद कर दिया था। अब मर्फी अपने लीडर की जान बचाने के लिए उसके पास दौड़कर जाती है, लेकिन अब टैंक में पानी भरने की वजह से लीडर की मौत हो गई होती है। मर्फी अपने लीडर को बचाने के लिए टैंक का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन टैंक का शीशा बहुत मजबूत था, इसलिए लाख कोशिश के बावजूद लीडर को नहीं बचा पाती। इसके बाद मर्फी अपने एक साथी के पास आती है जिसका नाम डॉज है। मर्फी डॉज को जैक की सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि जैक जहाँ भी नजर आए उसे गोली मार दो, मैं अपने एक और साथी को ढूंढने जा रही हूँ। मर्फी के जाने की कुछ देर बाद जैक डॉज के सामने आ जाता है, जिसे मर्फी ने कहा था कि जैक जहाँ भी नजर आए उसे गोली मार दो। डॉज जैक से कहता है कि यहीं खड़े रहो और अपनी जगह से मत हिलना। ये सुनकर जैक समझ जाता है कि मर्फी ने मुझे मेरी सारी सच्चाई बता दी है। तब जैक डॉज को बातों में उलझाकर डॉज से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डॉज जैक की चालाकी समझ जाता है और वो फौरन जैक पर बंदूक की गोली चला देता है, जिससे जैक दूर जा गिरता है। इसके बाद डॉज जैक के पास आता है और देखता है कि जैक मर चुका है। ये देखकर डॉज वहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैक अभी नहीं मरा। दूसरी तरफ मर्फी जिस साथी को ढूंढने गई थी, मर्फी को पता चल जाता है कि वो पानी में मर गया है। अब डॉज के अलावा मर्फी के सारे साथी मर चुके थे, इसलिए मर्फी फैसला करती है कि वो इस पूरे जहाज को तबाह कर देगी। इसके बाद मर्फी जहाज के हर कोने में बम फिट करने लग जाती है और तभी उसके पास डॉज आ जाता है। डॉज मर्फी को बताता है कि मैंने जैक को मार दिया। ये सुनकर मर्फी कहती है कि जैक नहीं मरने वाला, क्योंकि जैक को इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है, इसलिए हमें ये पूरा जहाज धमाके से उड़ाना होगा ताकि जैक हमारी तरह और किसी इंसान को यहाँ फंसा न सके और जैक ने जितनी भी रूहें इस जहाज में कैद कर रखी हैं वो सब आजाद हो जाए। डॉज यहाँ पर गुस्से से मर्फी को समझाता है कि हमें जहाज को धमाके से नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इस तरह जहाज में रखा सारा सोना जाया हो जाएगा और हमें बिना सोना हासिल किए खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। मर्फी कहती है कि ये सोना दरअसल जैक की एक चाल है जो हम यहाँ से कभी नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए मुझे हर हाल में ये जहाज उड़ाना होगा। अब जैक समझ जाता है कि मर्फी किसी भी हाल में नहीं मानने वाली, इसलिए जैक अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि जैक ने डॉज को भी मार दिया था। जैक उसे बताता है कि तुम्हारा और मेरा काम एक ही है, जिस तरह तुम समंदर में फंसी जहाजों को जमा